हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। आज इकोनॉमिक्स की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यह टॉपिक वस्तु विनिमय प्रणाली। आज का प्रश्न रहेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसके गुण व दोषों का वर्णन कीजिए, इसकी कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए, द्रव्य के प्रयोग ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को किस प्रकार दूर कर दिया है, समझाइए। उत्तर है, आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। अतः मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण ही विनिमय का आविष्कार हुआ। यह विनिमय अब तक दो रूपों में प्रचलित है। नंबर 1 है प्रत्यक्ष विनिमय अथवा वस्तु विनिमय। दूसरा है परोक्ष विनिमय अथवा क्रय विक्रय प्रणाली। जो दूसरे नंबर पर है परोक्ष विनिमय अथवा क्रय विक्रय प्रणाली, जो कि द्रव्य के माध्यम से संपन्न हो सका है। किसी भी वस्तु को जब हम विक्रय करते हैं और कोई चीज़ हमें क्रय करनी होती है, तब हम द्रव्य के माध्यम से अपनी उस वस्तु का विक्रय करके और जो वस्तु हमें खरीदनी होती है उसका मोल भाव करके जो भी उसका उचित मूल्य होता है बनता है, इस प्रकार से हम उस वस्तु को खरीद लेते हैं। अर्थात दोनों ही वस्तुओं का मूल्य का आकलन हो जाता है। लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, जब द्रव्य नहीं था, मुद्रा नहीं थी, तो किस प्रकार से ये संपन्न होता था, लेन देन कैसे होता था वस्तुओं का, इसमें ये समझाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली को अदला बदली की प्रणाली भी कहते हैं, जो कि विनिमय की प्राचीन पद्धति है। इस प्रणाली में वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान किया जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी किसी वस्तु या सेवा के बदले किसी अन्य व्यक्ति से अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, तो इस क्रिया को अदल बदल या वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा, जिसको द्रव्य कहा है, का प्रयोग नहीं होता, बल्कि वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान होता है। भारत के ग्रामों में आज भी अनाज के बदले सब्जी ली जाती है, या ग्रामों में नाई है, बढ़ई है, धोबी है, इन सबको उनकी सेवाओं के बदले में आज भी अनाज दिया जाता है। जबकि दूसरी जो परोक्ष विनिमय अथवा क्रय विक्रय प्रणाली है, उसमें मुद्रा का प्रयोग होता है। लेकिन पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो लोग समाज के अंदर किस प्रकार से वस्तुओं का लेन देन करते थे। यदि किसी व्यक्ति के पास चावल है, एक्स्ट्रा है, वो उस चावल को बेचना चाहता है, देना चाहता है, लेकिन उसे कोई गाय चाहिए। अब उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को तलाशना पड़ता था जिसे चावलों की आवश्यकता हो और उसके बदले में वो गाय देने के लिए तैयार हो। और इस प्रक्रिया में बहुत दिन लग जाते थे ऐसे व्यक्ति को सर्च करने में, ढूंढने में। और इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई मोल तोल नहीं होता था। कौन सी वस्तु ज़्यादा पैसों की है, कौन सी कम की है, ऐसा कोई भी आकलन नहीं किया जाता था, चूँकि उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। अब वस्तु विनिमय की जो परिभाषाएं हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, क्योंकि सभी अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग रूपों में इसको परिभाषित किया है। प्रोफेसर थॉम्स के अनुसार एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रोफेसर जेवंस के अनुसार अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय है। वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या गुण हैं, क्या लाभ हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो लाभ हमें है वो है सरलता। वस्तु विनिमय प्रणाली एक सरल प्रक्रिया है
क्योंकि इसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है। एक व्यक्ति अपनी अतिरिक्त वस्तु दूसरे ज़रूरतमंद व्यक्ति को देकर उसके बदले अपनी आवश्यकता की वस्तु उस व्यक्ति से प्राप्त कर लेता है। बहुत सिंपल है। यदि मुझे किसी किताब की आवश्यकता है और मेरे पास कॉपी एक्स्ट्रा है, तो मैं उस कॉपी के बदले में किसी व्यक्ति से किताब प्राप्त कर सकता हूँ। बहुत ही सरल है। दूसरा है पारस्परिक सहयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली से आपसी सहयोग में वृद्धि होती है, क्योंकि मनुष्य अपनी अतिरिक्त वस्तुओं को अपने समीप के व्यक्ति को देकर उससे अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त कर लेता है, जिससे उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना बलवती होती है। तीसरा है धन का विकेंद्रीकरण। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा पद्धति के अभाव के कारण धन का केंद्रीकरण कुछ ही हाथों में न होकर समाज के सीमित क्षेत्र के लोगों में बंट जाता है। वस्तुओं के शीघ्र नष्ट होने के भय के कारण वे वस्तुओं का संग्रहण यानी इकट्ठा करना अधिक मात्रा में नहीं कर पाते। अतः वस्तु विनिमय प्रणाली में सभी पारस्परिक सहयोग की भावना से मानव हित को सर्वोपरि मानकर कार्य करते हैं। वो अपना दायित्व समझते हैं कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा वस्तु है जिसे उसकी आवश्यकता हो, मैं उसको ये दूं, और जो जिसकी मुझे आवश्यकता है उस वस्तु को मैं उस व्यक्ति से उसके बदले में ले लूं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयुक्त। विभिन्न देशों की मुद्राओं में भिन्नता के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भुगतान की समस्या बनी रहती है, जबकि वस्तुओं के माध्यम से भुगतान सरलता से हो जाता है। वस्तु विनिमय द्वारा इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। फिफ्थ है मौद्रिक पद्धति के दोषों से मुक्ति। वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुचन के दोषों से मुक्त है, क्योंकि इसमें वस्तुएं मुद्रा से नहीं बल्कि वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान से ही प्राप्त की जाती हैं। इससे वस्तुओं के सस्ते या महंगे होने का भय नहीं रहता। इसका परिणाम ये होता है मुद्रा की मात्रा की वस्तुओं के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी मुद्रा की जो मात्रा होती है उसका वस्तुओं के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तुएं सस्ती हों या महंगी हों, ऐसा कोई भय नहीं रहता। नेक्स्ट नंबर 6, दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ। लेने वाले को भी लाभ होता है और देने वाले को भी लाभ होता है, क्योंकि एक दूसरे की जो आवश्यक वस्तु है, जिसकी उसे आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, वो उपलब्ध हो जाती है। वस्तु विनिमय की क्रिया उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जिनके पास वस्तुओं का आधिक्य होता है, जबकि संबंधित वस्तु की उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत कम होती है। यह सर्वमान्य है कि व्यक्ति कम उपयोगी वस्तु को देकर अधिक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार वस्तु विनिमय की क्रिया में दोनों ही पक्ष लाभान्वित होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वस्तु विनिमय प्रणाली में जब हम इस प्रकार से अदला बदली करते हैं, लेन देन करते हैं, कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं। कठिनाइयाँ क्या क्या हैं? नंबर 1 है दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी जो कठिनाई है वो दोहरे संयोग का अभाव है। यानी एक व्यक्ति को जो वस्तु देनी होती है और जिसके बदले में अपनी उस वस्तु के बदले में वो जिस वस्तु को चाहता है, ऐसे व्यक्ति का मिलना दुर्लभ होता है, बहुत समय लगता है। इस प्रणाली के अंतर्गत मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और वह व्यक्ति अपनी वस्तु देने के लिए तैयार भी हो तथा वह बदले में स्वयं की उस मनुष्य की वस्तु लेने के लिए तैयार हो। उदाहरण के लिए योगेश के पास गेहूं है
और वह गेहूं के बदले चावल प्राप्त करना चाहता है, तो योगेश को ऐसा व्यक्ति खोजना पड़ेगा जिसके पास चावल हों और वह साथ ही साथ बदले में गेहूं लेने के लिए तैयार हो। इस प्रकार दो पक्षों का ऐसा संयोग जो एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तुएं प्रदान कर सके, मिलना बहुत कठिन हो जाता है। कभी कभी इस कार्य में बहुत अधिक लंबा समय भी लग जाता है। दूसरा है मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव। इस प्रणाली में मूल्य का कोई ऐसा सर्वमान्य माप नहीं होता जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य को विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष निश्चित किया जा सके। इस स्थिति में दो वस्तुओं के बीच विनिमय दर निर्धारित करना कठिन होता है। दोनों पक्ष अपनी अपनी वस्तु को अधिक मूल्य आंकते हैं तथा वस्तु विनिमय के कार्य में कठिनाई होती है। तीसरा है वस्तु के विभाजन की कठिनाई। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, जैसे गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, कुर्सी है, मेज है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं की अविभाज्यता भी बहुधा कठिनाई का कारण बन जाती है। उदाहरण के लिए यदि योगेश के पास एक गाय है और वह इसके बदले में खाद्यान्न, कपड़े या रेडियो चाहता है, तो इस स्थिति में योगेश को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। वह ऐसे व्यक्ति को शायद ही खोज पाएगा जो उससे गाय लेकर उसकी सभी आवश्यक वस्तुएं दे सके। साथ ही योगेश के लिए गाय का विभाजन करना भी असंभव है, क्योंकि विभाजन करने से गाय का मूल्य या तो बहुत ही कम हो जाएगा या कुछ भी नहीं रहेगा। चौथा है मूल्य संचय की असुविधा। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को अधिक समय तक संचित करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वस्तुएं नाशवान होती हैं। वस्तुओं के मूल्य भी स्थिर नहीं रहते, अतः वस्तुओं को धन के रूप में संचित करना कठिन हो जाता है। पांचवा है मूल्य हस्तांतरण की असुविधा। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु के मूल्य को हस्तांतरित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए योगेश के पास मेरठ में एक मकान है। यदि वह अब अपने गांव में रहना चाहता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली की स्थिति में वह अपने मकान को न तो बेचकर धन प्राप्त कर सकता है और न ही उस मकान को अपने साथ जहां चाहे ले जा सकता है। इस प्रकार उसके सामने बहुत बड़ी असुविधा उत्पन्न हो जाती है। छठा है स्थगित भुगतानों में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के मूल्य स्थिर नहीं होते तथा वस्तुएं कुछ समय के पश्चात नष्ट होनी प्रारंभ हो जाती हैं। इस कारण उधार लेन देन में असुविधा रहती है। यदि वस्तुओं के मूल्य का भुगतान तुरंत न करके कुछ समय के बाद किया जाता है, तो मूल्य मापक के अभाव के कारण बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये सभी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन ये जो भी कठिनाइयाँ हैं, मुद्रा के माध्यम से द्रव्य के प्रयोग से वस्तु विनिमय की इन कठिनाइयों का निवारण हो गया है, जो निम्नवत है। नंबर 1, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव का निवारण, जो पहली हमारी समस्या थी। द्रव्य के प्रादुर्भाव से, प्रादुर्भाव का मतलब है शुरुआत से, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव समाप्त हो गया है। अब क्रय विक्रय प्रणाली के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की खोज नहीं करनी पड़ती जिसके पास आपकी आवश्यकता की वस्तु हो तथा वह बदले में उस वस्तु को स्वीकार कर सके जो आपके पास हो। द्रव्य के प्रयोग से विनिमय प्रक्रिया 2 उपविभागों में बढ़ जाती है, क्रय तथा विक्रय। अपनी अतिरिक्त वस्तु को बाजार में बेचकर मुद्रा प्राप्त की जा सकती है और द्रव्य के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तु सरलतापूर्वक बाजार से खरीद सकते हैं। दूसरा है मूल्यों के सर्वमान्य माप की समस्या का अंत भी हो गया है। द्रव्य के चलन से प्रत्येक वस्तु का मूल्य द्रव्य में व्यक्त किया जा सकता है, अतः विनिमय करते समय वस्तु विनिमय की भांति ये चिंता नहीं रहती कि क्रय की जाने वाली वस्तु के लिए हमें कितना मूल्य देना पड़ेगा। द्रव्य के प्रचलन से अब सभी वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य द्रव्य के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। द्रव्य में सर्वमान्यता का गुण पाए जाने के कारण अब सभी वस्तुओं
एवं सेवाओं का मूल्यांकन द्रव्य के माध्यम से संभव हो जाता है। अतः द्रव्य ने वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मापन की इस समस्या का भी अंत कर दिया है। तीसरी समस्या थी वस्तु विभाजन की कठिनाई, उसका भी निवारण हो गया है। अब हमें विभाजन करने की आवश्यकता नहीं होती। हम जो वस्तु बेचना चाहते हैं पहले हम उसको बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हम खरीदना चाहते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है हम उसको खरीद सकते हैं। अब अविभाज्य वस्तु को विक्रय करके द्रव्य प्राप्त किया जा सकता है तथा इस द्रव्य के माध्यम से अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदी जा सकती है। चौथा, मूल्य के संग्रह का कार्य सरल हो गया है। अब वस्तुओं को जब हम संग्रह करके रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे, तो एक समय सीमा तक वो ठीक रहती थी, लेकिन उसके बाद वो खराब होनी शुरू हो जाती थी। लेकिन मुद्रा को हम बैंकों में जमा कर सकते हैं, डाकघर में जमा कर सकते हैं और लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। यानी हम अपनी वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करके उसको बैंक में जमा कर सकते हैं। आज हमारे सामने ये सुविधा है। और वस्तु जिसको हम पहले रखते थे वस्तु विनिमय में संचित करके, वो खराब हो जाती थी, इसलिए वो अब समस्या समाप्त हो गई है। जब चाहे हम पैसा बैंक से निकालकर उस वस्तु को पुनः खरीद सकते हैं। पांचवा, मूल्य के हस्तांतरण में सुविधा। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को या अपने पास संग्रहित मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता। ऊपर आपने कठिनाई में देखा, यदि मैं अपने मकान को आज किसी एक नगर से छोड़कर अपने गांव में जाना चाहता हूं, तो उस मकान को साथ नहीं ले जा सकता। तो उस मकान को मैं बेच तो सकता हूं, उसके बदले में मैं मुद्रा प्राप्त कर सकता हूं और जाकर गांव में या किसी भी शहर में मैं अपना दूसरा मकान खरीद सकता हूं। यदि मैं पैसा मकान खरीदने के लिए ले जाऊं किसी भी दूसरे शहर में, तो आज बैंकों के माध्यम से मैं उसे ट्रांसफ़र कर सकता हूं, लेकिन वस्तुओं को साथ नहीं ले जा सकता। उसके बाद है 6, भावी भुगतान की समस्या का समाधान। द्रव्य के चलन से भावी भुगतान की समस्या का निराकरण हो गया है। मुद्रा के माध्यम से भुगतानों को भावी समय के लिए स्थगित करना या उधार का लेन देन करना अब बहुत ही आसान हो गया है। इसलिए उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि द्रव्य के प्रादुर्भाव से, शुरुआत से, बिगिनिंग से, शुरू होने से, उसका प्रचलन होने से वस्तु विनिमय की समस्त कठिनाइयों का निवारण हो गया है। हैंसन का ये कथन है कि मुद्रा का जन्म वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से संबंधित है। ये बात बिल्कुल सच है और इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।